we discuss about accessory pigment, that is carotenoids, and what is the role of light in the process of photosynthesis. The outline of today's lecture is what is meant by carotenoids, what is the role of light in photosynthesis, and difference between absorption and action spectra. First of all, we discuss about accessory pigment, that is carotenoids. कहते carotenoids are yellow and red to orange pigments. कहते carotenoids का कलर कैसा होता है, येलो हो सकते हैं या रेड टू ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स हो सकते हैं. दैट अब्जॉर्ब स्ट्रांगली द ब्लू वायलेट रेंज. ये कहता है कि ब्लू वायलेट जो कलर की लाइट होती है विजिबल लाइट में, उसको कैप्चर करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं. डिफरेंट वेवलेंथ दैन द क्लोरोफिल ऑब्जर्व. कहता है ये ब्लू और वायलेट रेंज जो क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व करते हैं उनसे ये लाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है. सो दे ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. कहता है इसलिए ये जो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम होता है उसको क्या कर देता है, ब्रॉड कर देता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल ए से डिफरेंट लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है. तो जब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की ये दोनों की लाइट इकट्ठी स्पेक्ट्रम ग्राफ ड्रा करेगा तो वो क्या कर देगा, उसकी जो पीक होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी. कहते दीज एंड क्लोरोफिल ए आर कॉल्ड sorry these carotenoids and chlorophyll be called accessory pigments. हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो क्लोरोफिल ए होता है वो क्या था, मेन कंपोनेंट था. लेकिन इधर बता रहा है कि जो कैरोटीनॉइड्स है और क्लोरोफिल बी हैं ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स हैं. इसको एसेसरी पिगमेंट्स क्यों कहते हैं उसकी रीज़न बताई हुई है. कहता है बिकॉज दे अब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए. कहता है कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी का काम क्या होता है, ये लाइट को कैप्चर करते हैं और फिर किसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को. और फिर क्लोरोफिल ए इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. which then initiate the light reaction. It is generally believed that the order of transfer of energy is कहते हैं सबसे पहले कैरोटीनॉइड्स एनर्जी को कैप्चर करता है. कैप्चर करने के बाद ये एनर्जी को क्लोरोफिल बी के पास ट्रांसफ़र कर देता है. कहता है क्लोरोफिल बी भी एनर्जी को कैप्चर करेगी और फिर क्लोरोफिल बी जो एनर्जी कैप्चर की है उसको क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफ़र कर देगा. कहता फिर क्लोरोफिल जो ए है ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. उसके बाद कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन बताया गया. कहता सम कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट ऑफ अब्जॉर्बिंग एंड डेसिपेट एक्सेस लाइट एनर्जी. कहते जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए है उनको प्रोटेक्ट करते हैं rather than transferring energy to chlorophyll. कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. कहते हैं ये जब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं कैरोटीनॉइड और इसको क्लोरोफिल ए के आगे ट्रांसफ़र नहीं करते. तो इस तरह ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद ये कहता है कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि सिमिलरली कैरोटीनॉइड में भी प्रोटेक्टेड ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई को भी प्रोटेक्ट करती है. तो ये था एक्सेसरी पिगमेंट. एक्सेसरी पिगमेंट में दो पिगमेंट्स है, कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी. दोनों का काम क्या होता है, एनर्जी को कैप्चर करना और इसको क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफ़र करना. उसके बाद कैरोटीनॉइड्स का इसके अलावा फंक्शन है कि ये क्लोरोफिल ए की प्रोटेक्शन भी करती है. जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो कैरोटीनॉइड्स एनर्जी को लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं और उसको क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफ़र नहीं करते. तो इस तरह ये क्लोरोफिल ए की प्रोटेक्शन भी करते हैं. थर्ड पार्ट आ गया है लाइट. हम पढ़ रहे हैं रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने पीछे वाटर भी पढ़ लिया कि वाटर का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है. उसके बाद हमने पढ़ा है कि क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है. तो आज हम पढ़ेंगे कि लाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है. हमने एक विषय में देखा था कि चार रिएक्टेंट थे. एक कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन मिल रहा था, वाटर. वाटर किसकी प्रेजेंट में, लाइट और क्लोरोफिल की. मतलब कि चार चीज़ें फोटोसिंथेसिस में हिस्सा ले रही हैं. तो दो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं.
तो तीसरी आज हम करेंगे कि लाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है। The light is a form of energy called electromagnetic energy or radiation। कहते हैं लाइट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये इसको हम रेडिएशन का नाम देते हैं। कहते हैं लाइट बिहेव्स एज वेल एज सॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन। कहता है लाइट ड्यूअल नेचर रखती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या रेडिएशन के तौर पे भी यूज़ होती हैं और सॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स के तौर पे भी यूज़ होती है। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि ये इसकी डुअल नेचर क्या है। वहाँ 7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं, वहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लाइट का डुअल नेचर क्यों है। इधर आपने याद रखना है सिर्फ कि लाइट की कितनी नेचर हैं, दो नेचर हैं, एक रेडिएशन, दूसरी फोटॉन। उसके बाद कहता है द रेडिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लाइफ दैट आर विजिबल लाइट दैट रेंजेस फ्रॉम 380 टू 750 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। कहता है जो विजिबल लाइट सूरज से रोशनी आ रही है उसमें सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है वो कौन सी है? विजिबल लाइट है। और विजिबल लाइट की रेंज कितनी होती है? 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। कहता है इट इज़ द सनलाइट दैट इज़ अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं वो लाइट एनर्जी को जो सोलर से सूरज से रोशनी आ रही है उसको क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं और उसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में। एंड drive the photosynthetic process, and not all the light falling on the leaves is absorbed. Only about 1% of the light falling on the leaf surface is absorbed, and the rest is reflected or transmitted। कहता है ये जो सूरज से रोशनी आ रही है वो सारी की सारी अब्जॉर्ब नहीं हो जाती, बल्कि सिर्फ 1% अब्जॉर्ब हो रही है। 99% को क्या कर दिया जाता है? रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है या ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो ये बहुत अहम MCQ है कि पूछ रहा था जो सूरज से रोशनी आ रही है प्लांट्स उसको कितने परसेंट कैप्चर करते हैं। तो कितने परसेंट कैप्चर करते हैं? सिर्फ 1% कैप्चर करते हैं, जो कि सिर्फ 1% ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद लाइट के दिया जाता है एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रम। अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहता है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर द क्लोरोफिल इंडिकेट दैट अब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम टू अब्जॉर्प्शन पीक बीइंग एट 430 नैनोमीटर एंड 670 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। कहता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इसमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखा जाता है, एक ग्राफ ड्रा किया जाता है। ग्राफ किस बेस पे ड्रा किया जाता है कि एक पिगमेंट ने कितनी लाइट को ऑब्जॉर्व किया। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं कि एक क्लोरोफिल या एसेसरी पिगमेंट जो भी हैं उन्होंने किस वेवलेंथ को कितना अपने अंदर अब्जॉर्व किया, कैप्चर किया। तो इस जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे उसको किसका नाम देंगे? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। कहता है जब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ड्रा किया गया तो हमें पता चला कि 430 नैनोमीटर की रेंज पर और 670 नैनोमीटर की रेंज पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत तेज़ था। उसके बाद कहता है कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का दूसरा पॉइंट, अब्जॉर्प्शन पीक्स ऑफ कैरोटीनाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्लोरोफिल। कहता है जो कैरोटीनाइड्स है या एक्सेसरी पिगमेंट्स है उसकी पीक है वो क्लोरोफिल ए से क्या होगी? डिफरेंट होगी। उसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम का कहता है डिफरेंट वेवलेंथ्स आर नॉट ओनली डिफरेंटली अब्जॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट but are also different but are also differently effective in photosynthesis। कहता है जो वेवलेंथ ये जो लाइट होती है ना सिर्फ पिगमेंट्स इसको डिफरेंटली ऑब्जर्व करते हैं बल्कि हर लाइट का फोटोसिंथेसिस में रेट भी क्या होता है? डिफरेंट होता है कि कुछ वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज कर देती हैं और कुछ वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस को रेट को कम कर सकती हैं। ये आगे डेफिनेशन की गई है। कहता है ग्राफ शोइंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। कहता है ऐसा ग्राफ जिसमें किसी भी वेवलेंथ की ये फोटोसिंथेसिस में इफेक्टिवनेस दिखाई गई है उसको हम किस ग्राफ का नाम देते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम का। तो ये डिफरेंस बिटवीन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये आपने ये 4 5 पॉइंट लिख देने हैं।
तो सबसे पहले डेफिनेशन की है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट ऑब्जर्व बाय डिफरेंट पिगमेंट्स इन अ लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। के डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ को जितने परसेंट ऑब्जॉर्व करेंगे उसको किसके जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ का फोटोसिंथेसिस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको हम किसके जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम। कहता है प्लॉट शोइंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्जर्व रिलेटिव टू इट्स वेवलेंथ। कहता है ये जो हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, पीक ड्रा कर रहे हैं, वो किसको शो करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज ऑब्जर्व्ड। उसके बाद जो एक्शन स्पेक्ट्रम में प्लॉट किया जाता है, लाइन ड्रा की जाती है, वो किसको शो कर रही होती है, एफिशिएंसी ऑफ द फोटोसिंथेसिस कि किस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस की का रेट ज़्यादा, एफिशिएंसी देखी जाती है कि किस वेवलेंथ की एफिशिएंसी ज़्यादा है और किस वेवलेंथ की एफिशिएंसी कम है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है एक्सप्लेन दी रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी ऑफ लाइट एंड अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द पिगमेंट कि एक पिगमेंट किस वेवलेंथ को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकता है। तो इधर एक्स स्पेक्ट्रम में क्या देखा जाता है कि किसी भी लाइट की या किसी भी वेवलेंथ की एक्टिविटी को देखा जाता है कि वो फोटोसिंथेसिस में क्या प्ले रोल कर रही है, रोल प्ले कर रही है। कहता है क्लोरोफिल अब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट। ये अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि जो क्लोरोफिल ए है वो कौन कौन सी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड लाइट को। और जो असेसरी पिगमेंट्स है वो कौन कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, वायलेट एंड ब्लू लाइट को। ये हमें कौन बताता है, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताता है। कहता है उसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम हमें क्या बताता है, कहता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन ब्लू एंड रेड लाइट। और एक्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि जब जो ब्लू और रेड लाइट है वहाँ फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होता है, तेज़ होता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है। कहता है अब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय पिगमेंट्स कैन बी मेजर यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसकी मदद से लिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इन एक्शन स्पेक्ट्रम हम किसकी मदद से मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या ऑक्सीजन प्रोडक्शन। हमें पता है फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ की रिक्वायर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड हिस्सा ले रहा होता है, तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस वेवलेंथ में या किस कलर की लाइट में ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रही होगी। जिस कलर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रही होगी वहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा। या दूसरा पॉइंट हो सकता है कि किस लाइट में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज़्यादा है। जिससे लाइट में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि जो ब्लू और रेड लाइट होती हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। ये क्या कहता है, ये हमारे पास एक एलजी है, ये जो रॉड लाइक शेप नज़र आ रही है ना, ये क्या है, एक एलजी है, फिलामेंट ऑफ ग्रीन एल्गा। कहता है उसके ऊपर ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया ने किसको असर करना है, ऑक्सीजन को असर करना है। एलजी क्या करेगा, ये जो रॉड है इसमें एलजी है, एलजी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये हमने विजिबल लाइट है इसके ऊपर एक्सप्लोर करवाई है, ये ब्लू से लेकर रेड तक रेंज है इसकी। कहता है कि जहाँ से फोटोसिंथेसिस के अमल में बता के क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। कहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी बैक्टीरिया वहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएगी। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो ब्लू ब्लू रेंज है और जो रेड कलर की रेंज है यहाँ पर बैक्टीरिया क्या ज़्यादा अकामुलेट हो गया, ज़्यादा इकट्ठे हो गया। मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस का रेट है रेड और ब्लू लाइट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए बैक्टीरिया इस लाइट के ऊपर आगे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद ये ग्राफ ड्रा किया गया, ये ए ग्राफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का और बी ग्राफ एक्शन स्पेक्ट्रम का। कहता है ये डिफरेंट क्लोरोफिल ए की ये जो पहली लाइन है ये क्लोरोफिल ए को रिप्रेजेंट कर रही है। कहता है क्लोरोफिल ए है जो वो किसको, रेड लाइट को रिप्रेजेंट करके 4:30 से लेकर
450 तक जो रेंज है, रेड लाइट की रेंज है, सॉरी ब्लू लाइट की रेंज है, और ये यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है, अब्जॉर्प्शन क्या हो रही है, मैक्सिमम है, इसलिए इसकी पीक क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। उसके बाद कहता है कि अगर यही ग्राफ क्लोरोफिल ए का देखा जाए तो ये आगे रेड लाइट के जाके ऊपर ऊपर को जा रहा है, तो मतलब कि अब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट में और रेड लाइट में ज़्यादा हो रही है। ये उसके बाद दूसरी ये जो लाइन है ये कैरोटीनाइड्स को शो कर रही है। कैरोटीनाइड्स की रेंज ब्लू वायलेट्स तक, सिर्फ सिर्फ कैरोटीनाइड्स किस रोशनी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ब्लू और वायलेट को। उसके बाद ये जो तीसरी लाइन है ये क्लोरोफिल बी को रिप्रेजेंट कर रही है। कहता क्लोरोफिल बी को ये जो 450 से लेकर 500 तक जो रेंज है यहाँ पर मैक्सिमम लाइट को ऑब्जर्व कर रही है, और उसके बाद ये रेड लाइट पे जाके ऑब्जर्व कर रही है। तो ये था ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम के किस रेंज पर कौन सा पिगमेंट कितनी लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। जहाँ पर ऑब्जर्प्शन रेट ज़्यादा होगा वहाँ पर पीक क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जबकि इधर एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या बता रहा है कि एक्शन जहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा वहाँ पर एक्शन स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, पीक के ऊपर चला जाएगा। इधर दिखा रहा है कि ब्लू लाइट के ऊपर पीक बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा है, और जो जो आगे की तरफ जाते हैं जाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और रेड लाइट के ऊपर आगे दोबारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपने देखा होगा यहाँ पर जो ग्राफ है ये यहाँ तो बहुत डीप आ जाता है या बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसेसिव पिगमेंट क्या करते हैं, एसेसिव पिगमेंट भी डिफरेंट लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और वो क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चल इंक्रीज ही रहता है, कम होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो पीक है ये ज़्यादा डीप नहीं आ रही। डीप अगर ज़्यादा डीप आएगी तो मतलब कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, स्टॉप कर गया, यहाँ बहुत ही कम हो गया। लेकिन ये जब रोशनी होती है ये डीप पर नहीं आता, मतलब कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो ये था अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। उसके बाद हाउ कहते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रम को कैसे ड्रा कर हासिल करते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम कैन बी obtained by illuminating plant with the light of different wavelength and then estimate relative CO2 consumption or oxygen release during photosynthesis। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया वो डायग्राम में कि ग्रीन एल्गा को लिया हमने, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया को रखा, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं। जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जहाँ पर बैक्टीरिया की अकोमोलेशन ज़्यादा होगी, मतलब कि उस जगह पर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या ज़्यादा। कहता है एक्शन स्पेक्ट्रम हम इसी तरह हासिल करते हैं कि विद द रेफरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या विद द रेफरेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे हासिल करेंगे कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। और ऑक्सीजन से कैसे कि जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी वहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉरस्पॉन्डिंग टू अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। कैसे रिलेट कर रहे हैं, द सेम टू पीक्स एंड वैली आर ऑब्टेन्ड फॉर द अब्जॉर्प्शन लाइट एज वेल एज फॉर CO2 कंजप्शन। कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें यहाँ एक्शन स्पेक्ट्रम देखें, दोनों में हमें क्या हासिल हो रही है, पीक हासिल हो रही है और वैली हासिल हो रही है। पीक के क्या बना था कि किस हाइट तक जा रहा है प्रोसेस, और वैली का मतलब है कितना ब्रॉडर है, कि विड्थ कितनी है, एक पीक से लेके दूसरी पीक तक दोनों के दरमियान है विड्थ कितनी है, उसको उसको वैली बोलते हैं। कहता है दिस आल्सो शो दैट क्लोरोफिल इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। However, action spectrum of photosynthesis does not parallel the absorption spectrum of chlorophyll exactly। कहता है अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये दोनों स्पेक्ट्रम जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। Compared to the peak in absorption spectrum, the peak in action spectrum are broader and valley is narrower and not as deep। तो ये आपने MCQ याद रखना है कि absorption spectrum में जो पीक इन एक्शन स्पेक्ट्रम है, सॉरी जो पीक एक्शन स्पेक्ट्रम में जो पीक है वो क्या है, ब्रॉडर है,
मतलब कि ज़्यादा टॉप पे नहीं जा रही, और वैली उसकी क्या नैरो है, एंड और ज़्यादा डीप एंड नॉट एज डीप। ये तीन चीज़ें याद रखें। एक्शन स्पेक्ट्रम में पी कैसी है, ब्रॉडर है, वैली क्या नैरो है एंड नॉट डीप। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इसका उल्टा हो जाएगा कि एक्शन स्पेक्ट्रम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो पीक है वो ज़्यादा ब्रॉडर नहीं है, वैली है जो वो नैरो नहीं है, और पीक क्या होती है ज़्यादा डीप होती है। मतलब कि ये एक्शन स्पेक्ट्रम के उल्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर फोटो range is more than the absorption itself, like by photosynthesis in 500 to 600 nanometer। तो ये कुछ भी नहीं है इस पैराग्राफ में, बस ये बताया कि जहाँ पर एक से ज़्यादा लाइट होंगी, मतलब कि ब्लू ब्लू वायलेट इंडिगो, जहाँ पर रेंज ऑफ वेवलेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। किसकी निस्बत, जहाँ पर सिर्फ एक ही किस्म की लाइट हो, मतलब कि सिर्फ रेड हो, तो वहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। जहाँ पर ज़्यादा होंगी ब्लू येलो, आपस में मिल के क्या हो जाएंगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कर देंगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी वजह से एक्शन स्पेक्ट्रम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कहता है दिस डिफरेंस occur because accessory pigments the carotenoids absorb light in this zone and pass on some of the absorbed light to chlorophyll A, which then convert light energy to chemical energy. When equal intensity of light are given, there is more photosynthesis in red than in blue part of spectrum। कहते सिर्फ अगर हम एक ही रेंज की वेवलेंथ प्रोवाइड की जाए तो फिर रेड पोर्शन में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी किसकी निस्बत, ब्लू पोर्शन की निस्बत। कि ब्लू वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस कम होगी किसकी निस्बत है, रेड की निस्बत। बाकी पांचों कलर के निस्बत इन दोनों में ज़्यादा होगी। लेकिन जब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो रेड में फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा किसकी निस्बत, ब्लू वेवलेंथ की निस्बत। असाइनमेंट द डिफरेंशिएशन between absorption spectrum and action spectrum. What are the accessory pigments give their role? Draw action spectrum showing photosynthesis rate in at different light। तो ये आपने एक ग्राफ ड्रा करके बताना है, वेवलेंथ शो कर लेनी है और साथ में एक लाइन ड्रा करके बता देनी कि इसकी पीक नैरो है या ब्रॉड है, डीप है या नहीं डीप। ये सारा आपने प्रैक्टिस कर लेनी है उससे पिछली डायग्राम से, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।